कभी सोचा है अगर जिंदगी आपको ठीक उसी मोड़ पर वापस ले आए जहां से आप हमेशा के लिए भाग जाना चाहते थे? ये कहानी कुछ ऐसी ही है, रमेश और सुमन की, जिन्हें किस्मत ने ऐसा तोड़ा कि उन्हें वापस अपनी 20 साल पुरानी पुश्तैनी हवेली में लौटना पड़ा। एक ऐसी हवेली जो सिर्फ पत्थर और लकड़ी से नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक राज से बनी थी। हवेली में पहला कदम रखते ही सुमन के मुंह से ये शब्द निकले, और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये तो एक चेतावनी थी, उस खौफ की पहली दस्तक जो उन दीवारों के अंदर कहीं सांस ले रहा था और बहुत जल्द ही उनकी जिंदगी को निगलने वाला था। तो कहानी के सेंटर में है रमेश और सुमन। एक वक्त था जब शहर में उनका बड़ा बिजनेस था, आलीशान घर था, मतलब सब कुछ था। लेकिन फिर किस्मत ऐसी पलटी कि वो रातों रात सड़क पर आ गए। अब बैंकों और पुलिस से बचते बचाते उनके पास छिपने के लिए सिर्फ एक ही ठिकाना बचा था, उनका पुश्तैनी गांव रामपुर, और वहां खड़ी वो खंडहर हो चुकी हवेली। देखिए, कल और आज में कितना फर्क आ गया था। जहां कल तक एक आलीशान घर था, आज वहां एक खंडहर है। जहां एक फलता फूलता कारोबार था, आज सिर्फ बैंकों का कर्ज है। और जहां समाज में रुतबा था, आज गांव वालों का खौफ और बहिष्कार है। सच कहूं तो उनके पास इस डरावनी जगह पर रहने के अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं था। सुमन को ना पहले ही दिन से हवेली में कुछ अजीब लगने लगा था। दीवारों में एक अजीब सी ठंडक थी और ऊपर की मंजिल के बंद हिस्से से डरावनी आवाजें आती थी। लेकिन रमेश, जो अपनी ही परेशानियों में डूबा हुआ था, उसकी बातों को वहम मानकर टाल देता था। उसके लिए असली डर तो गरीबी और भूखमरी थी, किसी बंद कमरे का डर नहीं। और फिर शाम ढलती है। हवेली का सन्नाटा एक ऐसी खौफनाक दस्तक से टूटता है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देती है। दरवाजे पर एक अनजान मेहमान था जो एक भयानक चेतावनी लेकर आया था। दरवाजे पर हरिया काका खड़े थे, उनके बाबूजी के पुराने सेवक। उन्होंने अंदर आने से साफ मना कर दिया और कहा कि इस चौखट पर वापस आकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने आने वाली अमावस की रात के बारे में चेतावनी दी, एक ऐसी रात जब ये हवेली जाग उठती है। हरिया काका की बातों से अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। गांव वाले उनसे नहीं बल्कि इस मनहूस हवेली से डरते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि रमेश के पिताजी 20 साल पहले बिजनेस के लिए नहीं भागे थे, वो तो अपनी जान बचाकर इस हवेली से भागे थे। और आज अमावस की रात ऊपर वाला वो बंद कमरा फिर से जागने वाला था। हरिया काका की चेतावनी को नजरअंदाज करने की कीमत रमेश और सुमन को उसी रात चुकानी पड़ी। ऊपर वाले कमरे से एक शैतानी आवाज सीधे रमेश का नाम पुकारती है। खौफ ने उन्हें जैसे जिंदा लाश बना दिया। अगली सुबह रमेश को एहसास हुआ कि जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, पिताजी के बंद पड़े स्टडी रूम में। धूल और जालों के बीच रमेश को एक लाल कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी डायरी मिलती है। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उनमें एक 20 साल पुराना भयानक राज दफन था। कांपते हाथों से रमेश उस डायरी को खोलता है। डायरी का आखिरी पन्ना एक कबूलनामा था। रमेश के पिता ने लिखा था कि उन्हें ये पाप करना पड़ा। उन्होंने किसी को ऊपर वाले कमरे में लोहे की भारी जंजीरों से बांध दिया था। पर सवाल था, क्यों और किसे? और सच तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस कमरे में कैद शक्ति का निशाना कोई और नहीं बल्कि 10 साल का रमेश खुद था। उसके पिता ने उसे बचाने के लिए ये कदम उठाया था। ये कोई मामूली आत्मा नहीं थी, इसका मकसद साफ था, रमेश का खून। और फिर उस राज का सबसे भयानक हिस्सा सामने आता है। जिसे कैद किया गया था वो अब इंसान नहीं रही, वो एक खौफनाक पिशाचिनी बन चुकी थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ उनके खानदान का खून चाहिए था। ये एक श्राप था जो उनकी रगों में दौड़ रहा था। अब जब सच सामने आ चुका था, रमेश के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बस एक उम्मीद बची थी, एक तांत्रिक, जिसका जिक्र उसके पिता ने डायरी में किया था। अब ये सिर्फ हवेली से भागने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पुराने श्राप को खत्म करने के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ थी। तांत्रिक ने बचने का जो रास्ता बताया वो बहुत ही खतरनाक था। प्लान के 4 हिस्से थे। पहला, सूरज ढलने से पहले दरवाजे पर एक लोहे की कील गाड़ दो। दूसरा, आधी रात के बाद उस बंद कमरे में जाओ। तीसरा, उस चीज को ढूंढो जिससे उसकी रूह इस हवेली से बंधी है। और चौथा,
सुबह होने से पहले उस चीज को जला दो। और ठीक आधी रात को वही हुआ जिसका डर था। मौत ने दरवाजे पर दस्तक दी। पिशाचिनी ने पूरे जोर से दरवाजे पर हमला किया, लेकिन तांत्रिक की दी हुई कील उसे अंदर आने से रोके हुए थी, फिलहाल के लिए। रमेश समझ गया यही मौका है। वो सुमन को कमरे में छोड़कर पीछे की खिड़की से उस बंद कमरे की तरफ निकल पड़ता है। तो ये पिशाचिनी आखिर होती क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये एक मांस खाने वाली राक्षसी है जो अक्सर इंसानी गुस्से और किसी बड़ी त्रासदी से पैदा होती है। ये सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि एक श्राप है जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सोचिए उस कमरे का मंजर, हवा में मौत की गंध, और वहां रमेश को एक पुराना लकड़ी का संदूक मिलता है। उसके अंदर खून और आंसुओं से सना एक शादी का जोड़ा था और उसके ऊपर एक धूल भरी तस्वीर। यही वो चीज थी जो उस आत्मा को हवेली से बांधे हुए थी। तस्वीर देखते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीर में उसके पिता के साथ जो औरत थी वो उनकी पहली पत्नी गौरी थी। रमेश को याद आता है उसकी बड़ी माँ। उसके पिता ने अपनी ही पत्नी को इस कमरे में तड़पा तड़पा कर मार डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें औलाद नहीं दे सकी थी। ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बाप ने पैदा किया था। जैसे ही ये राज खुलता है, पिशाचिनी उस पर हमला कर देती है। एक भयानक संघर्ष होता है। जब मौत रमेश के गले तक पहुंच जाती है, तभी उसे तांत्रिक के शब्द याद आते हैं। वो अपनी जेब से लाइटर निकालकर कांपते हाथों से उसे उस शादी के जोड़े पर फेंक देता है। आग की लपटें सिर्फ उस पुराने जोड़े को नहीं बल्कि उस 20 साल पुराने श्राप को भी निगलने लगती हैं। ये सिर्फ एक कपड़े का जलना नहीं था, ये एक दर्दनाक अतीत का अंत था। और जैसे जैसे वो जोड़ा जलकर राख होता गया, पिशाचिनी का शरीर भी हवा में राख बनकर उड़ने लगा। उसकी आखिरी दर्दनाक चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में खो जाती हैं। श्राप टूट चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली पर पसरा 20 साल का अंधेरा छट जाता है। हवेली अब डरावनी नहीं बल्कि एक शांत कब्रगाह जैसी लग रही थी। रमेश और सुमन बच गए थे और उनके पिता के पाप का कर्ज चुका दिया गया था। लेकिन ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बाप के किए गए पापों का कर्ज हमेशा खून से ही चुकाना पड़ता है? पीढ़ियों तक चलने वाले इस दर्द और बदले का ये जो चक्र है, ये आखिर कब और कैसे खत्म होता है?